नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो एक बुरी खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां पर एक के बाद एक 6 ब्लास्ट हुए हैं एक केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो यहाँ पर 12 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है, जिसमें वोमेंस भी हैं। तो और भी यहाँ पर जो है नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बॉडीज़ हैं वो जो वहाँ पर ब्लास्ट की वजह से जो नुकसान हुआ है, बिल्डिंग गिरी है, तो उसके नीचे भी जो है मलबे के नीचे भी वो दबे हुए हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल नंबर कितना है अभी ये भी जो है नहीं बताया जा सका प्रशासन की तरफ से। जो ऑफिसर्स हैं अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के और सिटी पुलिस के, तो और इसके अलावा जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो लोग यहाँ पर आए हैं, तो अभी तक उनको भी कोई क्लू नहीं मिला है कि कैसे इतने बड़ी इंटेंसिटी पर जो है एक केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट में ब्लास्ट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स कह रहे हैं कि जहाँ पर केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट था उसके पास कोई क्लॉथ की कोई शॉप थी, गोडाउन था, जहाँ पर सबसे पहले आग लगी और धीरे धीरे इतने दूर तक पहुंच गई, तभी जो है इतने हाई इंटेंसिटी का यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से एक बिल्डिंग ही जो है वो कोलैप्स हो गई और नीचे गिर गई। तो यहाँ पर जो लोकल्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर एक के बाद एक 6 ब्लास्ट सुने। ओके, तो उसका जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के तहत तो जो यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला, तो काफ़ी दूर तक यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो 50 मीटर से लेके 25 फीट तक जो है यहाँ पर जो इसके एरियाज थे। ओके, तो यहाँ पर इस इतना इम्पैक्ट हुआ है, जो भी वहाँ पर आसपास जो चीज़ें थी वो सब यहाँ पर ऐसे ही जो है बिखरा पड़ा है। ओके, बहुत दूर दूर तक जो है मलबा यहाँ पर गया है, सीमेंट की फॉर्म में, जहाँ कंक्रीट की फॉर्म में, जहाँ पेपर्स की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर बहुत मतलब खराब सा सिनेरियो हो के देखने योग्य वहाँ पर सिनेरियो नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली देखो, ऐसे ब्लास्ट बहुत जगह पर होते हैं। ओके, तो रिसेंटली 1 साल पहले गुरदासपुर में एक शहर था बटाला। ओके, तो वहां पर भी एक पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। ओके, तो उसकी वजह से काफी सारी जानें चली गई। ओके, जो उस फैक्ट्री के सामने से गुजर रहे थे लोग, ओके, तो वो भी उनकी भी डेथ हो गई। आसपास के जो कार शॉप्स थी, ठीक है, वो भी ब्लास्ट हो गई। ठीक है, तो मतलब कहने का एक इम्पैक्ट की वजह से आसपास का सारा एरिया जो है ना उसके ऊपर एक खराब इम्पैक्ट चला जाता है। तो जो फैक्ट्री का ब्लास्ट हुआ था तो वो पूरी की पूरी फैक्ट्री ही उड़ गई, क्योंकि उसके अंदर जो पटाखों में मसाला भरा जाता है उसका भंडार रखा हुआ था, ट्रिगर हो गया वो, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर वहां पर भी जो है ब्लास्ट हो गया। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात, वो फैक्ट्री भी रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड थी। ओके, तो हालांकि ऐसी कोई भी फैक्ट्री रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लग सकती, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की जो है लापरवाही होती है। ओके, जिसकी वजह से लोगों को उसका जो है खामियाजा उठाना पड़ता है। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर किसी भी तरीके से कोई ऐसी फैक्ट्री जो कि रेजिडेंशियल एरिया में नहीं हो सकती अगर है, तो वो क्यों है, अगर क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि उसके पीछे हमेशा जो है करप्शन जो है इसका एक रीजन रहता है। ओके, तो ये चीज जो है सही नहीं है। आने वाले समय में इसको हमें सही करना होगा, टैकल करना होगा। फिलहाल अहमदाबाद के जो रीजन है उसके बारे में अभी क्लियरली जो है पता नहीं चल पाया। तो यहाँ पर अहमदाबाद अभी न्यूज में है, तो इसकी लोकेशन हम देखते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद और भी काफी कारणों से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इंडिया की अगर बात करें तो फर्स्ट हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का भी यहाँ पर जो है इसको टैग मिला हुआ है। ओके, और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल हम अहमदाबाद को यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, ये गुजरात है। ओके, ये पूरा का पूरा एरिया गुजरात का है। तो यहाँ पर है अहमदाबाद। ओके, तो इसको अच्छे से जूम करके देखते हैं। ये है गुजरात। ओके, ये सारा का सारा गुजरात शहर है, और इसके साथ ही है यहाँ पर गांधीनगर। ओके, ये है गांधीनगर। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है जो कि यहाँ से गुजरती है, तो इसका नाम है साबरमती रिवर। ओके, तो यहाँ पर पास ही में इसी नदी के किनारे है साबरमती आश्रम। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल इसको जूम करते हैं तो आप अच्छे से देख सकेंगे। ये देखिए, ये साबरमती आश्रम है और ये अहमदाबाद है, और बीचों बीच जो है साबरमती रिवर जो है यहाँ से क्रॉस कर रही है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी एक सागर है जिसका नाम है थोल। ओके, ध्यान रखिएगा, ये भी अहमदाबाद के पास ही में स्थित है, तो इंपॉर्टेंट है। तो यहीं आसपास से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो खास करके अगर यूपीएससी की बात करो तो वहां पर तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं।
सो यही इंपॉर्टेंट है जो आसपास का एरिया है जो हमने देखना है। तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा एक एमओयू को जहाँ पर मंजूरी दे दी गई है जो कि इंडिया और स्पेन में जो है साइन हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशंस इन एस्ट्रोनॉमी। सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जब भी हम किसी दो मुल्कों में ऐसा एमओयू साइन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे पास बेहतर है उसके जो है उसको हम अच्छे से दूसरे को सिखाएं, दूसरे मुल्क को सिखाएं, ओके। और उसी क्षेत्र में अगर जो दूसरा काम कर रहा है उससे हम सीखें। तो इसलिए जो है यहाँ पर एमओयू साइन होते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होता है यहाँ पर बायलैटरल दोनों मुल्कों को, चाहे किसी भी देश के साथ इंडिया जो है यहाँ पर एमओयू साइन कर रहे हैं। तो अलग अलग यहाँ पर एरियाज में होता है, कोई हेल्थ एरिया में हो रहा है, कोई साइंस के एरिया में हो रहा है, ओके, कोई टेक्नोलॉजी के एरिया में हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर एमओयूज जो है कंट्रीज के साथ हम साइन करते रहते हैं। तो इसकी जो फाइनल मंजूरी होती है ना, जैसे ब्यूरोक्रेसी तो पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लेती है, फाइनल मंजूरी जो है वो कैबिनेट देती है। और कैबिनेट भी जब प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं तो उनके साइन होते हैं, तब जो है वो फाइनल अप्रूवल होती है, ओके। तो वो सबसे जो बड़े एग्जीक्यूटिव हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके साइन होते हैं तभी एमओयू जो है वो मंजूर जो है माना जाता है। तो यहाँ पर जो दो बेसिक एजेंसीज जो आपस में यहाँ पर टाई अप करेंगी एस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में, तो यहाँ पर हमारी इंडिया की तरफ से है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु एंड इंस्टीट्यूटो दे एस्ट्रोफिजिका दे कैनरियास IAC एंड द ग्रांतिकन SC GTC। तो ये स्पेन के ये इंस्टीट्यूशन है, तो इनके ऐसी ही प्रोनाउंसिएशन होती है। तो ये आपस में मिलकर जो है आने वाले समय में साइंटिफिक और टेक्निकल जो कोलैबोरेशंस एस्ट्रोनॉमी में उसको यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, ओके। दोनों मुल्क जो है यहाँ पर फायदा उठाएंगे यहाँ पर टेक्निकल कोलैबोरेशन से। तो जो एक्टिविटीज इस एमओयू के तहत की जाएंगी, ओके, तो सबसे पहले है न्यू साइंटिफिक रिजल्ट ढूंढने हैं, ओके, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजीज जो है वो डेवलप करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी है थ्रू इंक्रीज साइंटिफिक इंटरेक्शन एंड ट्रेनिंग, ओके। तो इंटरेक्शन होगी दोनों मुल्कों के जो यहाँ पर एस्ट्रोफिजिक्स के डिपार्टमेंट के जो लोग जाएंगे, अफसर जाएंगे, आपस में बात करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो उससे कैपेसिटी बिल्डिंग होगी दोनों तरफ। और फोर्थ है जॉइंट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, कुछ वेरियस प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर इकट्ठे काम करेंगे दोनों मुल्क। तो यहाँ पर जितने भी जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, सेमिनार्स होंगी इस एमओयू के तहत, तो ये सभी के लिए ओपन है। जो यहाँ पर क्वालिफाइड साइंटिस्ट होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, ओके, जो इस कैटेगरी में जो पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, जहाँ इन्होंने जो अच्छा जो है यहाँ पर डेवलपमेंट की है, जिन्होंने इस कैटेगरी में, इस एरिया में, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, तो यहाँ पर जो जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर जो है उनके लिए ओपन है, वो आ सकते हैं यहाँ पर, ओके। एंड विल बी सपोर्टेड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेरिट एंड एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले उनकी साइंटिफिक मेरिट देखी जाएगी और तजुर्बा देखा जाएगा कितना है उसी फील्ड में, तो उस हिसाब से जो है उनको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ द सेगमेंटेड टेलीस्कोप टेक्नोलॉजीज एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ रोबोटिक टेलीस्कोप्स एंड अदर फ्यूचर पोटेंशियल स्पेसिफिक कोलैबोरेशंस। तो यहाँ पर टेलीस्कोप जो होता है एस्ट्रोनॉमिकली सबसे मेन चीज ही टेलीस्कोप होता है, ओके। अच्छा टेलीस्कोप बनेगा तभी एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में कुछ नई रिसर्च कर पाओगे। तो यहाँ पर इसी द इंडियन इकोनॉमिस्ट में मेरी एक वीडियो है, ओके, जिसके बारे में यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि कैसे जो स्टार फॉर्मेशन रेट है वो कम क्यों हो गया। किसी समय मतलब स्टार्स बनते थे, तारे बनते थे, अभी वो रेट कम हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, खत्म हो गया। वो क्यों हो गया उसके बारे में भी हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने रिसर्च की, ओके। और उनका जो पेपर था, रिसर्च पेपर, वो नेचर नाम के एक जर्नल में छपा। सो नेचर जो है टॉप मोस्ट जर्नल है वर्ल्ड का, ओके। ऐसे ही उसमें कोई चीज नहीं छपती, तो वहां पर रिसर्च पेपर छपा। तो वहां पर जो क्या रीजन था कि स्टार फॉर्मेशन कम हो गई, उसका पूरा रिजल्ट उन्होंने दिया। तो उसके लिए उन्होंने भी टेलीस्कोप यूज किया था, उस टेलीस्कोप को उन्होंने सही किया था, ओके। खराब हो गया था, सही किया अलग अलग डाटा को यूज करके। उसके बाद उस वीडियो में सारी चीजें मैंने डिस्कस की है वहां पर, तो आप उसको जरूर देखें। वहां पर जो हेडिंग है वो है डिक्लाइन इन स्टार फॉर्मेशन रेट। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत बढ़िया जानकारी है वहां पर। उस टेलीस्कोप का नाम क्या था, सब कुछ वहां पर मेंशन मैंने किया, तो उसको आप देखिए। तो यहाँ पर रोबोटिक जो टेलीस्कोप है इसके ऊपर भी आने वाले समय में फ्यूचर डेवलपमेंट जो है की जाएगी। तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट जो है दोनों मुल्कों का यहाँ पर फायदा होने वाला है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में। तो यहाँ पर एक एमओयू साइन हुआ है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ऑन द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस
और आईसीटी। तो यहाँ पर भारत सरकार ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अप्रूवल दे दी है, साइन कर दिए इस एमओयू के ऊपर। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट आपस में जो यहाँ पर बायलैटरली टाई अप रखेंगे, तो इंडिया की तरफ से है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड यूके की तरफ से है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल कल्चर मीडिया एंड स्पोर्ट्स। ओके, तो यहाँ पर ये कॉपरेशन करेंगे इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो इस एमओयू से काफी फायदा होने वाला है इंडिया को भी और यूके को भी। तो आपस की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ओके इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और बढ़ेगी, बढ़िया होगी। तो अभी तो पोस्ट ब्रेक्सिट का पीरियड है, कहने का मतलब है कि अभी जो यूनाइटेड किंगडम है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है। ओके, अभी वो उसका मेंबर नहीं है। तो अभी के लिए और बढ़िया हो जाएगा इंडिया के लिए कि अच्छा जो मौका है कि अच्छी तरह से जो कॉपरेशन है वो और बढ़िया तरीके से एनहांस हो यूके के साथ। और यूके के पास भी मौका है, अब ईयू का मेंबर वो नहीं है। ओके, तो यहां पर इंडिया में भी वो यहाँ पर काफी अपॉर्चुनिटीज जो अपने लिए है वो बना सकता है यूके। तो यहाँ पर कुछ कॉमन इंटरेस्ट है जहां पर कॉपरेशन करेंगे दोनों मुल्क आपस में। तो सबसे पहला है टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी और उसके रेगुलेशन के बारे में कि कैसे पॉलिसी बनानी है, कैसे उसको रेगुलेट करना है। इसके बाद जो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट होती है ओके, तो स्पेक्ट्रम उसका आवंटन करती है सरकार। जो कंपनीज यहाँ पर जो है बिड लगाती हैं तो उनको यहाँ पर स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पर मिलता है, जिसके तहत जो है आपको फिर नए इंटरनेट प्लान्स मिलते हैं, नई टेक्नोलॉजी मिलती है 4G 5G 6G इस तरह करके। तो उसको स्पेक्ट्रम को कैसे मैनेज करना है, तो इस फील्ड में भी दोनों आपस में काम करेंगे, कॉपरेट करेंगे एक दूसरे को। इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी है इसके इंक्लूडिंग मोबाइल रोमिंग, उसको कैसे टैकल करना है। टेलीकम्युनिकेशन टेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन वो कैसे करनी है। ओके, इसके अलावा जो वायरलेस कम्युनिकेशन है इसको कैसे जो है प्रमोट करना है, कैसे सही करना है अगर कोई लूप होल है तो। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है इन द टेलीकम्युनिकेशंस इंक्लूडिंग 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन टू मशीन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा। सो डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के दिनों में। अगर बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना आ चुका है। ओके, जो लोग हार्ड ड्राइव वगैरह यूज करते थे, पेन ड्राइव वगैरह यूज करते थे, अब वो बीते जमाने की बातें हो गई हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग वहीं पर आपको स्टोरेज मिल जाएगी, उसी को यूज करो ओके और आगे बढ़ो। तो यहाँ पर 5G भी आने वाला है, तो इसके तहत भी इंडिया भी जो है यहाँ पर कॉपरेशन चाहेगा यूके की, और यूके भी चाहेगा इंडिया की। तो यहाँ पर जो डाटा है उसको कैसे जो है मैनेज करना है। ओके, बिग डाटा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो डाटा फ्लो कर रहा है ओके अलग अलग वेरिएंट्स में सोशल मीडिया के तहत, उसको कैसे जो है प्रोटेक्ट करके चलना है, सिक्योर करके चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कोई क्वेश्चन ना खड़ा हो जाए किसी भी देश के ऊपर। तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको बढ़ाना है, सिक्योरिटी इन द प्रोविजन एंड यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी चाहिए। तो आगे बात करें बिल्डिंग कैपेसिटी इन हाई टेक्नोलॉजी एरियाज एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टाइज वेर एवर पॉसिबल, collaboration and sharing of information on research and development on emerging technologies and innovation where appropriate। दोनों मुल्क अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी अचीवमेंट करते हैं तो आपस में शेयर करेंगे उस टेक्नोलॉजी के बारे में, इनोवेशन के बारे में। इसके अलावा इकट्ठे काम करेंगे यहाँ पर दोनों कंट्रीज। ओके, तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं थर्ड कंट्रीज के लिए वो भी बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर फैसिलिटेट करेंगे ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, टेक्नोलॉजी को, इन सभी एक्टिविटीज को थ्रू आईसीटी, इंडस्ट्री, डेलीगेशंस एंड विजिट्स, इवेंट्स, एग्जीबिशंस। ओके, लास्ट इज अदर फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन इन टेलीकम्युनिकेशंस एज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज फॉलिंग विद द स्कोप ऑफ एमओयू। तो आगे भी इसके अलावा अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है उसके ऊपर भी इकट्ठे काम करेंगे और टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पर जोर देंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे किस हिसाब से कदम आगे बढ़ाए जाएं कि प्रोटेक्शन भी हो, सिक्योरिटी भी हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी हो, R&D भी हो, और सब कुछ जो है हम यहाँ पर करके चलें। तो थोड़ा सा नजर मारते हैं यहाँ पर यूके कहाँ पर है। तो ये अटलांटिक ओशियन है। तो यहाँ पर आपको जो रेड बाउंड्री में एक नेशन नजर आ रहा है। ओके, तो ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये इसकी कैपिटल है लंदन। इधर साइड है नॉर्थ सी। ओके, इधर नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ये बाल्टिक सी है। ओके, ये डेनमार्क है, ये नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है, छोटे छोटे मुल्क है ये फ्रांस है, और ये है स्पेन। ओके, तो इधर है नॉर्दर्न आयरलैंड और ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये अलग मुल्क है, लेकिन जो ये नॉर्दर्न आयरलैंड छोटा सा हिस्सा है ये यूके का पार्ट है। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो। तो ये नीचे का एरिया इंग्लैंड का है, ऊपर वाला एरिया स्कॉटलैंड का है। ओके,
तो यहां पर वेल्स पड़ती हैं, ये भी एक एरिया है, टेरिटरी है यूके की। ओके, तो ये है स्कॉटलैंड की कैपिटल ग्लासगो। तो ये है पूरा इंग्लैंड की टेरिटरी, उसकी कैपिटल है लंदन। ओके, तो ये है वेल्स का एरिया। ओके, ये है एम्स्टर्डम, यहाँ पर एम्स्टर्डम है, ये नीदरलैंड की कैपिटल है, ये हेग है। ओके, तो ये ब्रसल्स है बेल्जियम की कैपिटल। तो ये सारे मुल्क आसपास हैं, इसका ध्यान रखिए। नॉर्थ सी कहाँ पर है, कहाँ कहाँ किस मुल्क से के साथ ये बॉर्डर टच कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये फ्रांस है। ओके, ये जर्मनी है, ये स्पेन है। स्पेन देखिए, स्पेन का बॉर्डर लग रहा है इसका यहाँ पर पोर्तुगल के साथ, और नीचे यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। ओके, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच में होती है। तो यहाँ पर भी डिस्प्यूट रहता है कि कौन दावेदारी, यहाँ पर किसकी दावेदारी है इस स्ट्रेट के ऊपर, कौन यहाँ से रेवेन्यू कमाए। तो यहाँ पर है तिरेनियन सी। ओके, तो हमारे यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है इंडिया और यूके के बीच में ऑन द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड इट्स रेगुलेशंस। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने यहाँ पर फाइनल अप्रूवल दे दी है, अपने साइन कर दिए इस एग्रीमेंट के ऊपर, इस एमओयू के ऊपर। तो ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये हुआ है बिटवीन द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यूके। सो इन दोनों के बीच में, इन दोनों एजेंसीज के बीच में यहाँ पर जो है एमओयू साइन हुआ है। तो यहाँ पर मेडिकल प्रोडक्ट के फील्ड में और उसका रेगुलेशन कैसे करें, कैसे उसको रेगुलेट करें, कैसे उसको कंट्रोल करें, कैसे उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करें। तो इन सब बातों के ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे, कॉपरेट करेंगे, और जो हमारे अफसर होंगे उनसे सीखेंगे, उनके ऑफिसर हमसे सीखेंगे इस फील्ड में, जब आगे वो कॉपरेट होकर काम करेंगे। तो आने वाले समय में इस एमओयू से यहाँ पर हेल्प मिलेगी, एक अच्छा फ्रेमवर्क जो है वो जो है पैदा बनेगा आने वाले समय में इंडिया और यूके के बीच में। एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड किंगडम मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। सो इन दोनों में अच्छा तालमेल आने वाले समय में बनेगा, और इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इन दोनों की है वो अच्छे से निभाएंगी दोनों एजेंसीज। ओके, अच्छी बात है। अगर ऐसे एमओयू साइन होते हैं अलग अलग वेरियस कंट्रीज के साथ, तो दोनों मुल्कों का इसमें फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का, यूके का भी इसमें फायदा है। इंडिया वैसे भी जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, ओके, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है काफी अच्छी है इंडिया की। ओके, तो काफी बड़ा एक्सपोर्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का यहाँ पर करता है पूरे वर्ल्ड को। ओके, तो यहाँ पर यूके में भी एक्सपोर्ट जाता है, यूएसए में भी एक्सपोर्ट जाता है, और भी काफी डेवलप्ड इकोनॉमिक्स में यहाँ पर इंडिया का मेडिकल जो एक्सपोर्ट है वो जाता है। तो यहाँ पर जो मेन एरियाज है जहाँ पर दोनों रेगुलेटरी अथॉरिटीज काम करेंगी, सबसे पहला है एक्सचेंज ऑफ सेफ्टी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फार्मा कोविजिलेंस वेयर देयर इज अ पर्टिकुलर सेफ्टी कंसर्न रिलेटेड टू द अदर पार्टी। दिस इंक्लूड सेफ्टी कंसर्न रिलेटिंग टू मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो मेडिसिन मेडिकल डिवाइसेस के सबसे पहले सेफ्टी की यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होगी दोनों मुल्कों को आपस में। ओके, तो एक तरह का यहाँ पर विजिलेंस चलाया जाएगा फार्मा के ऊपर। ओके, कि सेफ्टी जो है वो कंसर्न रहे। ओके, तो इसके अलावा पार्टिसिपेशन होगा इन द साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजिया, सेमिनार्स, फोरा ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया एंड यूके। सो दोनों ओर से यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा अलग अलग सेमिनार्स में, जो कि इस मेडिकल प्रोफेशन के लिए यहाँ पर जो कि हेल्प करवाए जाएंगे आने वाले समय में। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस एंड गुड फार्मा कोविजिलेंस प्रैक्टिसेस। तो ये सभी प्रैक्टिसेस के ऊपर यहाँ पर आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है और कोऑपरेशन बढ़ाना है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर ये दोनों जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं इंडिया की तरफ से और यूके की तरफ से, ये आपस में यहाँ पर तालमेल बिठाएंगी और इन्हीं सभी कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगी। कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई एमओयू किसी कंट्री के साथ साइन होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ही होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, मतलब वो भी आगे बढ़े, डेवलप करें अपने आप को, हम भी अपने आप को डेवलप करें, उनसे जाके सीखें, वो हमसे सीखें। ओके, तो यहाँ पर म्यूचुअली दोनों का फायदा होता है इस केस में। तो आगे बात करें, टू प्रमोट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज ऑफ ईच अदर्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, requirements and processes and to facilitate future regulatory strengthening initiatives for both parties। सो आने वाले समय में जो भी यहाँ पर प्लानिंग होगा तो दोनों आपस में इंफॉर्मेशन बांट के चलेंगे, एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे, फ्यूचर के लिए भी स्ट्रेंथन करेंगे एक दूसरे को। इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा ऑन द लॉज एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस। जो भी मेडिसिन
के रिगार्डिंग लॉ बनाया जाएगा, ठीक है, तो उसके भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी दोनों मुल्कों के सामने आपस में। ओके, इसके अलावा जो मेडिकल डिवाइसेस जैसे फॉर एग्जांपल जो भी डिवाइसेस यहाँ पर मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में अगर जैसे सीजर्स हैं, ओके, इसके अलावा जो कटर होते हैं, ओके, स्पेशल कटर आते हैं जो कि मतलब कट लगाने के काम आते हैं जब ऑपरेशन होता है। इसके अलावा ब्लेड्स आते हैं, ओके, तो वो स्पेशल ब्लेड्स होते हैं। इसके अलावा जो स्टेथोस्कोप है वो भी एक मेडिकल डिवाइस है। ओके, जो आप सिरिंज यूज करते हो मेडिकल डिवाइस है। तो इस तरह से बहुत सारे मेडिकल डिवाइस हैं जो हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में यूज किए जाते हैं। तो इनके कंसर्न में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, कोई भी लॉ अगर इनके रिगार्डिंग बनता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज टू सपोर्ट एफर्ट्स टू कंट्रोल अनलाइसेंस्ड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अनलाइसेंस्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो इसको भी पकड़ना है। ओके, ये कालाबाजारी है, इसको रोकना है। ओके, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एट द इंटरनेशनल फ्लोर, तो यहाँ पर आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे इंटरनेशनली, जो भी ये काम करेंगे आगे आने वाले समय में। So it would facilitate better understanding of the regulatory aspects between two sides and could help in increased cooperation in the field of medical products regulation and better coordination in international flora। तो आने वाले समय में देखो, जब भी ऐसा कोई MOU साइन होता है किसी भी फील्ड में तो दोनों तरफ फायदे होते हैं, और वो जो भी ये रिसर्च करते हैं आने वाले समय में तो उसका फायदा जो थर्ड पार्टी उसको भी मिलता ही मिलता है। ओके, तो अच्छी बात है, ऐसे MOU साइन होने चाहिए। ओके, तो यहां पर इंडिया और इजराइल के बीच में एक MOU साइन हुआ है ऑन द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। तो कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर साइन कर दिए हैं। तो अब से ये जो MOU जो है वो साइन हो चुका है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। तो अगर भारत की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भारत की काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। ओके, तो इसकी जो मेडिसिन की डिमांड है वो भी बाहर काफी हो रही है। ओके, तो अच्छा एक्सपोर्ट यहाँ पर भारत जो है कर रहा है मेडिसिन का, और भी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनका। तो यहाँ पर जो भी हम मेडिसिन बनाते हैं तो इसके ऊपर भी जो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ओके, जो रॉ मटेरियल होता है जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, तो ये भी हम जो है चाइना से इंपोर्ट करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। तो तभी जो है हम एक सस्ती दवाई बनाकर जो है बेच पाते हैं, उसका एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर अभी भारत सरकार जो कि लद्दाख का स्टैंड ऑफ चला काफी लंबे समय तक, तो यहाँ पर भारत सरकार ने API का, ओके, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का, इसका भी इंपोर्ट बैन कर दिया और कहा कि हम अपने बिहाफ पे, अपनी जमीन के ऊपर जो है रॉ मटेरियल भी जो है मेडिसिन का उसको डेवलप करेंगे आने वाले समय में। ओके, तो उसके लिए भी सरकार जो है रास्ता बना रही है, कैसे जो है सस्ते एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है, जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का, उसको भारत में ही अवेलेबल करवाया जाए, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं मेडिसिन के क्षेत्र में उनको। तो खैरहाल यहाँ पर अभी बात करते हैं हम कि किन किन मुद्दों के ऊपर यहाँ पर कॉपरेशन होगी हेल्थ और मेडिसिन में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एक्सचेंज एंड ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो यहाँ पर इनकी एक्सचेंज होगी और ट्रेनिंग होगी दोनों तरफ से। ओके, तो जो इजराइल वाले हमारे यहाँ से सीखेंगे, जो हमारे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, और जो वहाँ के मेडिकल डॉक्टर्स हैं या उनके जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनसे हमारे वाले सीखेंगे। इसके अलावा असिस्टेंस होगी इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सेटिंग अप ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के हिसाब से जो है अच्छा रेगुलेशन हो सकता है मेडिकल डिवाइसेज का, फार्मास्यूटिकल्स का। ओके, तो मेडिकल डिवाइसेज जैसे ब्लेड यूज करते हैं, ओके, ऑपरेशन के लिए। तो इसके अलावा जो स्टेथोस्कोप है, सिरिंज है, ओके, और भी ढेर सारे मेडिकल डिवाइसेज होते हैं, तो काफी बड़ी लिस्ट है इसकी। तो कॉस्मेटिक्स जैसे क्रीम वगैरह यूज करते हैं आउटर स्किन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, रेगुलेशन कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर रेगुलेशन ऐसी है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, ज्यादा बिक्री नहीं हो सकती है। सो फोर्थ नंबर पे शेयरिंग एक्सपर्टाइज ऑफ फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर हेल्थ ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क एंड पब्लिक हेल्थ एक्शंस टारगेटेड टुवर्ड्स मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। तो यहाँ पर क्लाइमेट रिस्क जो है, ओके, उसका जो इम्पैक्ट होगा पब्लिक हेल्थ के ऊपर, इसके बारे में भी जो है ना आपस में जो है शेयरिंग होगी। ओके, जो भी एक्सपीरियंस होगा उसको आपस में शेयर करेंगे दोनों तरफ से। तो कैसे इसको खत्म करें, ओके, क्लाइमेट रिस्क को कैसे सही करें, ओके, जो इसके तहत जो हेल्थ के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे जो है खत्म करें, कैसे मिटिगेट करें। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज फॉर फैसिलिटेटिंग क्लाइमेट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हेल्थ केयर। तो यहाँ पर ग्रीन हेल्थ केयर तो एक कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होगा दोनों तरफ से उनको आपस में शेयर किया जाएगा। एक अच्छा
रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाएगा आने वाले समय में, ओके, दोनों तरफ से। तो यहाँ पर एक क्लाइमेट रेजिलेंट हॉस्पिटल्स बनाने की यहाँ पर बात की गई है। आगे है प्रमोट म्यूचुअल रिसर्च इन वेरियस रेलेवेंट एरियाज, आपस में रिसर्च करेंगे, प्रमोट करेंगे एक दूसरे को, जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग या मेडिसिन के रिगार्डिंग या मेडिकल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी फील्ड होगा जहां पर रिसर्च की जरूरत है, ओके। तो लास्ट में है एनी अदर एरिया ऑफ कोऑपरेशन एज मे बी म्यूचुअली डिसाइडेड अपॉन। तो आगे आने वाले समय में जो भी उनको लगेगा दोनों मुल्कों को कि फलाने फलाने एरिया में जो मेडिकल हेल्थ के साथ रिलेटेड है, तो उसके ऊपर जो है कॉमनली काम करेंगे दोनों तरफ से। तो आगे है each party shall encourage the participation of the representatives of their countries in round tables, seminars, symposia, workshops। तो ये कॉमन है, ओके। तो ऐसे सेमिनार जो है, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होंगी, ओके। तो इसी से एक तरह का एक सिग्नल मिलता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, ओके। तो अच्छी बात है, आपस में एक्सपीरियंस भी ऐसे शेयर होता है, दोनों तरफ से जब बातें सुनी जाती हैं, जो कॉपरेशन होता है, अलग अलग इश्यूज जो है कॉन्फ्रेंसेस में जब डिस्कस होती हैं। तो और इसके अलावा जो और अदर पार्टी है जो यहाँ पर आना चाहिए तो उसको भी यहाँ पर फायदा हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली मेडिसिन के ऊपर जो है इजराइल के साथ जो है एमओयू साइन हुआ है। तो अभी थोड़ा नजर मारते हैं कि इजराइल की लोकेशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, यह है रेड सी, यह है सऊदी अरेबिया, यह मक्का है इधर। और इसके आगे जाएं तो ये इजिप्ट की टेरिटरी आ जाती है, ये सनाई पेनिनसुला है जहां से यहाँ पर शिप जो है गुजरते हैं, ओके। तो यहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता है इजिप्ट को। तो इसी के आगे जाएंगे तो इजिप्ट का जो यहाँ पर जो बॉर्डर शुरू हो जाता है इसके साथ, तो यहाँ पर है इजराइल, ओके। तो ये इजिप्ट का सनाई पेनिनसुला है, यहाँ से उन्होंने कैनाल बनाई हुई जिसका नाम है सूज कैनाल, ओके। तो यहाँ से शिप गुजरते हैं इंडियन ओशन के, जो यहाँ से बॉम्बे से भी शिप निकलते हैं, तो यहीं से गुजर के जो है यहाँ पर मेडिटेरियन सी में पहुंचते हैं। तो ये है, यहाँ पर डेड सी है, ओके। तो ये इजराइल है, ओके। तो ये गाजा स्ट्रिप है, ओके। ये अलग टेरिटरी है, इजराइल की टेरिटरी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा यह है वेस्ट बैंक, ये भी अलग टेरिटरी है। तो यहां पर ये सारा एरिया जो है ना, ये सारा एरिया इजराइल का है। और ये जो ऊपर जो डॉटेड नजर आ रहा है ना, ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है। यहां पर जो कंट्री है, ओके, इराक, ओके, सॉरी सीरिया, ये सीरिया है यहाँ पर, ओके। तो सीरिया और इजराइल का यहाँ पर डिस्प्यूट है, यहाँ पर गोलान हाइट्स पड़ती हैं, ओके। तो यहाँ पर भी किसी समय इजराइल ने कब्जा कर लिया था, तो यहाँ पर अभी भी इसी का कब्जा है, तो इसलिए इसको डॉटेड शो किया हुआ है। तो यहां पर भी जेरूसलम कैपिटल है, ओके। फिलहाल के लिए जितनी भी मैसेज बैठती हैं वो इजराइल की तेल अवीव में बैठती हैं, ओके। तो यहां पर जेरूसलम है जिसको यहां पर कैपिटल बनाया गया है इजराइल की तरफ से, ओके। तो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ये दोनों अलग है, यहां पर फलस्तीनी लोग जो है ये रहते हैं यहां पर, ओके। तो यहां पर दूसरा जो बॉर्डर टच होता है वो होता है जॉर्डन के साथ, ओके। तो इसके अलावा ऊपर है सीरिया की कैपिटल है डेमास्कस, ओके। तो ये है लेबनान, जहां पर अभी रिसेंटली बहुत बड़ा धमाका हुआ था, ओके। तो ये लेबनान है, तो इसकी कैपिटल है बीरूट। तो इजिप्ट है, ओके। ये है साइप्रस, ओके। तो यहां पर ये है टर्की, ओके। सीरिया के साथ बॉर्डर टच होता है टर्की का, ध्यान रखिएगा। तो ये मेडिटेरियन सी आ जाता है, ओके। तो ये ग्रीस है, ग्रीस की कैपिटल है यहां पर एथेंस, ओके। तो यहां पर पड़ता है एगियन सी, ओके। तो यहां पर है आयनन सी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके ज्यादा आगे मैं नहीं जाऊंगा, इसी के आसपास अभी रहिए फिलहाल। तो इजराइल के बारे में हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। सो आज से 1 महीना पहला भारत सरकार 3 फार्म बिल लेकर आई थी, बाद में उसको सदन में पेश किया गया, पास हो गए, प्रेसिडेंट के साइन हो गए और वो एक्ट बन गए। और उनके खिलाफ तभी से पंजाब में एजिटेशन चल रही थी, विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहे थे। तो अभी 1 महीने का जो टाइम गुजर गया है, तो अभी भी यहाँ पर जो है रेलवे ट्रैक्स हैं, काफी प्लेसेस पे यहाँ पर जो है ब्लॉक हैं, अभी भी नहीं खोले गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी रोड्स भी ऐसी हैं जहां पर अभी भी जो है ब्लॉकेज लगाकर रखी हुई है, ओके। खासतौर पर जो नेशनल हाईवेज हैं वहां पर भी। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यहाँ पर जो है एक बयान आया है कि इस एजिटेशन के चलते पंजाब में तो 32 प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर जो रेलवे प्रीमिसेस हैं उनको रोका गया है, बंद किया गया है, जिसकी वजह से रेलवे को 1200 करोड़ के ऊपर का नुकसान हो चुका है, ओके। इससे ज्यादा का ही नुकसान अभी हो चुका है। तो अभी भी जो है ना धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, ओके। अभी भी जो है एजिटेटर्स पीछे नहीं हटे हैं, ओके। तो बहुत सारे फ्लाइट ऑपरेशंस जो है भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑलरेडी सस्पेंड कर दिए हैं, ओके। क्योंकि जो ट्रैक हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, ओके। जिसकी वजह से जो प्रोटेस्टर्स हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर भारत सरकार कोई भी यहाँ पर ट्रैक ऑपरेशन नहीं कर रही, ना कोई मालगाड़ी आ रही है, ना कोई पैसेंजर गाड़ी आ रही है।
तो अभी तक के लिए यहां पर जो है, जो टिल डेट मोर देन 2225 फ्राइट रेट्स कुड नॉट बी ऑपरेटेड अपॉन कैरिंग वाइटल कमोडिटीज, जो कमोडिटीज लेकर आती है मालगाड़ियां, तो इतने फ्राइट रेट्स हैं जो अभी तक मतलब पेंडिंग है, पीछे है, अभी नहीं पहुंच पाए जहां तक उन्होंने उनको पहुंचना था। ओके, सो भारत सरकार ने ही ट्रेन मूवमेंट को यहां पर सस्पेंड कर दिया सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एजिटेटर्स ने सडनली कुछ ट्रेनों को यहां पर रोक दिया था, ब्लॉकेट लगा दी थी, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी आई। ओके, तो इसी वजह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत सरकार ने ही जो सस्पेंड कर दिया है इस जो ऑपरेशन है फ्लाइट मूवमेंट का। ओके, चाहे मालगाड़ी है चाहे पैसेंजर गाड़ी है। तो यहाँ पर पंजाब के अंदर स्पेशली कुछ एरियाज है जहां पर जो है एजिटेशन काफी समय से चल रही है। फॉर एग्जाम्पल जंडियाला है, नाभा है, तलवंडी साबो है और बठिंडा है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी सीएम पंजाब को रिटर्न में लिखा है 26 अक्टूबर को कि हमें अश्योरेंस प्रोवाइड करें आप, ताकि कि हम दोबारा से ऑपरेशन जो है यहाँ पर फ्लाइट के उसको रिज्यूम कर सकें। ओके, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली जो है ब्लॉकेजेस चल रही है अलग अलग सेक्शंस में पंजाब में, तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट पड़ रहा है फ्लाइट मूवमेंट के ऊपर भी, और साथ ही साथ जो वाइटल कमोडिटीज अलग अलग जगह पहुंचनी थी, कोई अगर इंडस्ट्रियल एरिया है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जहां पर कोई सामान पहुंचना था वो भी नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से डिले हो रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम हो रही हैं, थम रही हैं, और जो है इसका नुकसान भी जो है यहाँ पर पंजाब को हो रहा है अगर जीडीपी के मायने में हम बात करें। तो टिल डेट अभी तक के लिए 1350 पैसेंजर ट्रेन जो है, जहां तो वो कैंसिल कर दी गई है, जहां डाइवर्ट कर दी गई है, या फिर उनको शॉर्ट टर्म के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है कि किसी न किसी तरीके का कोई भी ट्रैवलर है उसको किसी भी तरीके की इनकन्वीनियंस यहाँ पर ना हो। तो इसके चलते जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पर ये फैसला लिया है। तो ओवरऑल जो है 1200 करोड़ के ऊपर का नुकसान अभी तक एक महीने के बाद जो है भारत सरकार को या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को आप कह सकते हो तो हो चुका है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।